हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी का भूत भगाते हैं। यूपीएससी को लेकर अगले साल की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे। इस वीडियो में प्रीलिम्स की एक्चुअली बात करेंगे, किताबों की भी बात करेंगे और कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, कैसे जो आपका माइंडसेट है यूपीएससी के लिए बदलने की जरूरत नहीं। थोड़ी चीजें जो गलत फहमियां हैं उसको बस दूर कर लोगे, दिखने लगेगा उसके बाद कि हम लोग तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की बात करें तो उसके अंदर पीटी के अंदर 2 पेपर होता है, सीसेट के 2 पेपर होते हैं। ओवरऑल सबको सीसेट कहा जाता है। सीसेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 निगेटिव मार्किंग दोनों के अंदर है। पेपर 1 में जीएस से सवाल होते हैं, पेपर 2 में जो सवाल होता है वो मिक्स्ड होता है एप्टीट्यूड से। तो पेपर 1 पे पहले बात करते हैं। देखिए, पेपर 1 में सिलेबस ऑलमोस्ट वही है जो अदर पीसेस में, लेकिन उनके पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछने का तरीका वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हमको डरा देता है। एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा सबसे अधिक है, फिर मिडाइवल और एंशिएंट आता है, ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें एंशिएंट ही ज्यादा है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आधुनिक भारत के अंदर देखो, यूपीएससी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है। यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि आप किताब पढ़ते रहिए और जहां आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं, अरे ये बड़ा ही उलझाऊ हिस्सा है, बड़ा दिक्कत है, समझो कि सवाल वहीं से आना है। यूपीएससी के बारे में ये सामान्य से बात है और ऐसा होता भी। तो यूपीएससी के अंदर, अच्छा चलो पहले सब्जेक्ट की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इसकी इकोनॉमिक्स, साइंस, तीनों ही सेक्शन साइंस के, साइंस एंड टेक भी यहां पे है। और यहां पे एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी वाला सेक्शन आ जाता है। यानी एनवायरमेंट यहां आपको अच्छे से पूरे घुस के पढ़ना है अंदर। उसके बाद करंट अफेयर्स है, और कुछ बच रहा है नहीं, करंट अफेयर्स है। ये सारा यहां पे आपका सिलेबस है। या देखो, यूपीएससी जो डिमांड करती है आपसे, वो डिमांड करती है कि आपको, आप जिस भी हिस्से को पढ़ रहे हैं उस पे आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कहती। और यूपीएससी के सवाल आसान होते हैं अगर आप चीजों को अच्छे से सिर्फ समझ लेते हो। तो उनके क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन वो पूछती है ना, यूपीएससी के एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, उसके अंदर इतना स्कोप होता है कि आप अगर शार्पली स्टडी किए हैं तो क्वेश्चन के अंदर से ही आंसर आपको दिख जाएगा, बस दिख जाता है। ठीक है, वहां ऐसे उठपटांग टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से, किसान मूवमेंट से, ट्राइबल मूवमेंट से सवाल कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, क्योंकि ट्राइबल मूवमेंट, किसान, हाँ, उसमें इकोनॉमिकल रिफॉर्म से भी सवाल आपको होंगे। रीजनल स्टेट जो है वहां से सवाल दे देते हैं। तो जहां पे लगता है ना कि बोर हो रहे हैं, वहां से आपको सवाल, जहां पे बड़ा मजा आएगा वहां पे सवाल। इंडिया मतलब यूपीएससी में करंट अफेयर्स में क्रिकेट से सवाल ही नहीं रहता, रेयरेस्ट रहता ही नहीं है समझो, क्योंकि सबको क्रिकेट खूब पसंद है इंडिया में, पूछेंगे जी। तो ये इस तरह से सवाल आते हैं। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप, अब यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना कहाँ जरूरी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप 12 का बिपिन चंद्रा का मॉडर्न हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है उसको उठा लीजिए। इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल उठा लो, बिपिन चंद्रा वाला, स्वतंत्रता संग्राम, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और राजीव बहिर की मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की उठा लीजिए। और कुछ नहीं उठाना है, इन्हीं तीनों किताबों को जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए, सवाल यहां से आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सॉल्व हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है। दूसरा, एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप आएंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप आओगे ना, तो यहां पे आर्ट एंड कल्चर से भी सवाल पूछता है। टेम्पल्स के टाइप, तो यहां पे आपको अलग अलग आर्ट एंड कल्चर से सवाल पूछा जाएगा। इसमें एल वॉसम की तरफ जाने की जरूरत नहीं, नितिन सिंघानिया को पढ़ सकते इंग्लिश मीडियम वाले। और स्पेक्ट्रम की भी जो आर्ट एंड कल्चर की किताब आती है ना, उसको भी पढ़ लीजिएगा, तो आपका पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। तो आप वहां पे जो आर्ट एंड कल्चर वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, और वो करेगा, बहुत पढ़ लेंगे ना तब भी वहां पे एक क्वेश्चन छूटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का जो एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना,
तो जो मंदिर से पूछेगा वहां तो थोड़ा वो सॉल्व हो जाता है। ये जो रिलीजन में चले जाते हैं लोग, बुद्धा और जैन के अंदर जब चले जाते हैं तो जीएस के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होना लाजमी है, तो उनको दिक्कत होती है। तो आर्ट एंड कल्चर वहां से आप कर लेंगे तो मैक्सिमम सवाल तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब रही सवाल एंशिएंट हिस्ट्री की और पोर्शन, एनसीईआरटी पढ़ लो उसका, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जो 11th का आता है ना वो वाला पढ़ लीजिए, रामचरण शर्मा वाला, और उन्हीं की किताब एक मोटी आती है, पढ़ने का मन करे तो उसको पढ़ लीजिए। अदरवाइज कोई भी नोट्स उठा के पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी नोट्स उठा लीजिएगा, एंशिएंट का हो जाएगा। मिडाबल के अंदर भी यही करना है। सतीश चंद्र की एनसीईआरटी आती है, सतीश चंद्र की एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ना है पढ़िए, अधिकांश सवाल वहीं से होंगे। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और एंशिएंट, मॉडर्न और मिडाबल के लिए आप न्यू एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी नोट्स उठा लेना, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। ज्यादा उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। लुसेंट टुसेंट भी पढ़ोगे ना तो वहां पे काम आएगा, खूब काम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए आपको एक एटलस होना जरूरी है। एटलस होना ही होना है। वो ऑक्सफोर्ड का लीजिए, ब्लैक स्वान का, जिसका लेना है आपको लीजिए, एक एटलस लीजिए, उस पर खूब काम कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो है ना, आप ऐसा करो ना, एनसीईआरटी की जो 11th और 12th वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, दोनों की एनसीईआरटी की अलग से किताब आती है, उसको उठा लीजिए, काम चल जाएगा, उससे काम चल जाएगा। दूसरा, महेश वनवाल या माजिद हुसैन की किताब आती है, महेश वनवाल की किताब या माजिद हुसैन की, दोनों की किताब कॉम्प्रिहेंसिव वाली जो आती है उसको उठा लीजिए, तो आपका काम ऑलमोस्ट उससे निकल जाएगा। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उतने से काम आपका बन जाएगा। उसको बार बार पढ़ना है। एनसीईआरटी तो छोड़ना ही नहीं है। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी आप 9 से 12 तक का पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए 9 से 12 बहुत ही कमाल का एनसीईआरटी लिखा हुआ है। वहां से लाइंस उठा के पूछा जाता है, सीधा लाइंस उठा के आपसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा, तो उसको आप फॉलो कीजिए। और माजिद हुसैन या महेश वनवाल या दोनों रख लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रखता है। तो इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों आपका वहीं से हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए तो वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत। डीडी बसु पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुभाष कश्यप को भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। सुभाष कश्यप पतली किताब है, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डीडी बसु से वैसे आपका लक्ष्मीकांत से ही काम हो जाएगा। कोई भी नोट साथ में सपोर्ट में रख लीजिएगा, कहानी खत्म है, ठीक है। कोई भी नोट सपोर्ट में रख लीजिए, मेंस भी हो जाएगा और पीटी भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा लक्ष्मीकांत और उस नोट से। उसके बाद कौन सा बचता है? इकोनॉमिक्स की बात करें तो 11th का एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ने का कोई बात ही नहीं है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको रमेश सिंह की किताब एक पढ़ लेनी है। साथ में आपको एक और किताब अगर पढ़ना है, प्रतियोगिता दर्पण, पीडी का सप्लीमेंट्री पढ़ लीजिएगा, चीजें आसान हो जाएगी। सप्लीमेंट्री पढ़ने से चीजें आसान हो जाएगी। उस पहले आप एनसीईआरटी पढ़ना, फिर सप्लीमेंट्री पढ़ना, फिर रमेश सिंह को देखना, जो जो लगता है जरूरी वहां से उठा लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स हो गया। एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक के लिए स्पेक्ट्रम या विकास पैनोरमा, साइंस एंड टेक के लिए स्पेक्ट्रम या विकास पैनोरमा। एनवायरमेंट के लिए क्या करना है, जो बायो की किताब आती है ना 12 स्टैंडर्ड की, बायोलॉजी की 12 स्टैंडर्ड की, उसके लास्ट के 4 या 6 चैप्टर जैसे ही आप खोलोगे आपको समझ में आ जाएगा, तो वो सीधा सीधा पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं, कम से कम 15 बार, एक बार नहीं, कम से कम वो जो 12 का बायो का जो लास्ट का 6 चैप्टर है उसको 15 बार पढ़िएगा। आपको 4 बार में पूरा समझ में नहीं आएगा। एक बार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद भी पूरा समझ में नहीं आएगा। इवन 10 बार भी पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ नया दिख जाएगा। और वो कमाल का चैप्टर है, वो आपको किसी भी किताब में नहीं मिल सकता। इसके बाद इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक का, इसके बाद आप ऐसा करिएगा कि एनवायरमेंट के लिए उसको पढ़ने के बाद NIOS का भी नोट्स पढ़ सकते हो, या किसी का भी एक नोट्स उठा लीजिएगा उस चैप्टर के साथ, तो आपका एनवायरमेंट वाला कहानी खत्म हो जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं या विकास पैनोरमा पढ़ सकते हैं, उससे हो जाएगा। अब रहा सवाल साइंस का, तो भाई वहां के साइंस से ये उम्मीद किया जाता है यूपीएससी के सवाल में कि आपसे एक माने अकॉर्डिंग टू इशू, या मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर चीजों में आपका एक पकड़ होना चाहिए साइंस में। तो साइंस के लिए आपको अगर लगता है कि डीप में पढ़ना है तो 6 to 12 एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। जिस्ट के पीछे मत भागिए, ओरिजिनल एनसीईआरटी को पढ़िए 6 to 12।
तो उसको पढ़ेंगे तब भी। और सामान्य विज्ञान करके अलग अलग किताबें आती है अलग अलग पब्लिकेशन की, तो उसको भी आप ले लोगे, किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लीजिएगा, तो इतना मिला के आप साइंस को कवर कर सकते हैं। तो ये सारी किताबें हुई। अब पेपर 2 पे जब आप आएंगे, पेपर 2 के पे जब आएंगे तो आपको अच्छा पेपर 2 में दिक्कत क्या लगता है, पेपर 2 है क्वालिटेटिव, पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप क्वालिफाई मतलब आपका फाइनल जो पीटी का स्कोर आता है उसके अंदर वो जुड़ता नहीं है, तो आपको वहां तो सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। और जिनको भी मैथ से डर लगता है उनके लिए आप इसको ठीक से देखो, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल दिख रहा है, कम्युनिकेशन स्किल आपको दिख रहा होगा, मतलब संचार कौशल जिसको आप कहते हो। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है, जहां से सवाल आप निकाल सकते हैं। आप लॉजिकल रीजनिंग से सवाल निकाल सकते हैं, या मेंटल एबिलिटी के सवाल, वो बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप सही कर सकते हो सवाल। जनरल मेंटल एबिलिटी का जो सवाल होता है वो भी बड़ा ही सिंपल और बेसिक टाइप का सवाल होता है। हाँ, फंसेगा कहां जिनको लगता है वो है जो 10th लेवल का जो मैथ्स आता है ना, पाई चार्ट, बार डायग्राम, इस तरह के जो सवाल होते हैं, बेसिक जो सवाल होते हैं मैथमेटिक्स के, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर एक माइंडसेट के साथ आप जाएंगे ना, तो वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। वो ये कि यूपीएससी जो मैथ्स के सवाल पूछती है उसको आप बिना फॉर्मूला के सिर्फ अपने से सोच कर बना सकते हैं, बिना किसी फॉर्मूला के। आप प्रैक्टिस करके देखिए। और अगर मैथ्स से बहुत डर लगता है तब भी आपको सीसेट क्वालिफाई करना है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो। अगर इस पे आप ध्यान देते हैं तब भी इजिली वहां से निकाल लोगे। और जो सवाल बचेगा मैथ्स का, उसमें थोड़ा बहुत तुक्का मार के 2-4 एक्स्ट्रा सही कर ही लेंगे आप। तो परेशानी यहाँ पे 33 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आप अलग अलग किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा लो, और अरिहंत के गाइड्स आते हैं, गाइड आएगा अलग अलग, ठीक ना, वो गाइड को उठा लीजिए। टेस्ट कहीं पे भी किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का। और सबसे बेहतर है पेपर 2 को ठीक करने के लिए कि आप यूपीपीएससी और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि जो जनरल मेंटल एबिलिटी के सवाल है वो बिना फॉर्मूला के कैसे आप सॉल्व करेंगे ये आपको आ जाएगा। जो डिसीजन मेकिंग के सवाल है या कम्युनिकेशन स्किल का जो सवाल है वो कहां से आते हैं, कितना बड़ा एरिया कवर करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और अच्छे से अगर इन दोनों के प्रीवियस ईयर को कवर कर लोगे ना, तो आपका वो सिलेबस का जो कहते हैं ना माइक्रो एनालिसिस, वो हो जाएगा और आप इजिली इसको तैयार कर लेंगे। जो आपको हो सकता है किसी नोट्स में ना मिले, हो सकता है किसी क्लासेस के अंदर ना मिले, तो ये माइन्यूट लेवल पे जब आप इसको तैयार करोगे ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसके लिए गाइड वाइड आता है, उसको गाइड करके ही निकल जाना है। हाँ, अब सवाल है कि क्या कोचिंग वॉचिंग, तो जिनको जरूरत है वो कीजिए, जो खुद कर सकते हैं खुद कीजिए, लेकिन ऐसा इश्यू नहीं बनाना है इसको यूपीएससी को लेकर। कोशिश कीजिए, यूपीएससी है ये आपसे एक डेप्थ नॉलेज डिमांड करती है, आपसे एक पूरा लॉजिकल, मतलब एक आप जो कोई भी चीज देख रहे हो कि बरसात के टाइम, ठंड के टाइम में बारिश पश्चिम की तरफ से आती है, गर्मी में पूरब की तरफ से आती है, मानसून के पहले भी बारिश आ जाती है, जमीन हिल जाता है, तो ऐसे कई सारी चीजें जिसको हम लोग लूसेंट में पढ़ के निकाल देते हैं। बट यहां काम नहीं चलेगा, यहां पे आपको प्रॉपर जानना पड़ेगा इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों बारिश जो है लगातार कम हो जाती है, कभी लेट से आती है, ठीक है, मॉनसून क्यों कभी फेल कर जाता है, या मंदिर बना है तो मंदिर इस टाइप का क्यों बना है, ये वाली फीचर इस मंदिर के अंदर है तो कब से है। तो इस तरह की चीजें आपसे वहां पे डिमांड की जा सकती है। तो यहाँ पे मतलब जब भी आप पढ़े तो डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़े। और फिर रहा करंट अफेयर्स का सवाल, तो करंट अफेयर्स बीपीएससी और यूपीपीएससी जैसा नहीं पूछती है यूपीएससी। यूपीएससी के करंट अफेयर्स का एक स्टैंडर्ड होता है, करंट अफेयर्स वो उसी तरह का पूछेगी जो एकदम तहलका मचाता हुआ हो, वो भी पूरा नहीं, अगर जिसने एकदम आग लगा दी हो वो वाला भी नहीं पूछेगा। वो बेसिकली आपसे इस तरह के करंट अफेयर्स पूछेंगे जिसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा इंपैक्ट हो, तो उस तरह के सवाल आपसे वहां पे
पूछे जाते हैं। तो अभी करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए अगले साल के लिए, बट ये जो चीजें है ना, इसको एक एक करके एक एक टॉपिक वाइज आप इसको तैयार करते चलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का सॉल्व करते चलिए। आपको जैसे ही 2 4 5 चैप्टर पढ़ोगे और प्रीवियस ईयर का साथ साथ सॉल्व करोगे, आपको तुरंत अप्रोच मिलने लगेगा कि हमको कैसे आगे बढ़ना है और चीजें आसान हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।